ये एक ऐसा सिचुएशन है कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे कंपनी में एक्सपेंशन के मोटिव से इन्वेस्टमेंट करती है। धीरे 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 वो इन्वेस्टमेंट करती है और वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो छोटी कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो है वो ये बड़ी कंपनी का बन जाता है। अब जब मैक्सिमम शेयर होल्डिंग बड़ी कंपनी का है उस छोटी कंपनी में, तो फिर जो शेयर होल्डर हैं बड़ी कंपनी के वो मेजॉरिटी बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो, ए कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट्स इन बी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अभी दो तरीका है खरीदने का, शेयर्स इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है। पहला कि आप उस कंपनी का एसेट्स को खरीद लो, नेट एसेट्स को खरीद लो। ठीक है, जो हम लोग एमलगमेशन में या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज में समझे थे कि कंपनी क्या करती है कि जो छोटी कंपनी है उसको उसके सारे एसेट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, परचेज कर लेती है, जिसे हम लोग बाद में जाके नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि तुम कंपनी को खरीद लिया। दूसरा तरीका है कि तुम इन्वेस्टमेंट करता है उसके शेयर्स में। मेजॉरिटी का मतलब होता है 80% और मोर। कि कंपनी के पास, जो छोटी कंपनी है उसके पास अगर टोटल में 10,000 शेयर है, टोटल में 10,000 शेयर है उसका, 10,000 में बड़ी कंपनी ने ना 8,000 शेयर खरीद लिया, तो ये तो जाहिर सा बात है कि जो कंपनी, एक कंपनी का 10 में से 8 शेयर होल्ड करती है, मतलब 10,000 में से 8,000 शेयर होल्ड करती है, तो जो बड़ी वाली कंपनी है, यहाँ पे जो ए कंपनी है, वो बी कंपनी का इनडायरेक्टली मालिक बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कंपनी लिमिटेड अब से बी कंपनी को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, और बी कंपनी किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन में ए कंपनी के कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कौन कर रही है? ए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना। ए कंपनी जो है ये इन्वेस्ट की किसको? बी कंपनी में। कितना इन्वेस्ट की? 80%। ठीक है, मतलब बी कंपनी का 80% किसके पास है? ए के पास है। तो ए बन गया कंट्रोल वाला कंपनी, जिसको हम लोग कहेंगे होल्डिंग कंपनी। किसका होल्डिंग कंपनी? बी कंपनी का होल्डिंग कंपनी। और बी कंपनी को क्या कहेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी। किसका सब्सिडियरी कंपनी? ए कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशनशिप क्या हुआ कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स को होल्ड करती है। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड करती है, इसीलिए हम लोग होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ेंगे एंड डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि इसको हम लोग के एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट्स सल्यूशन। ठीक है, किस तरह से हम लोग उसको एग्जाम में सॉल्व करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में क्या लिखा है। द फॉलोइंग आर दी समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31/12/2011। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। एच लिमिटेड का मतलब हो गया, ये इस किताब में एच का मतलब होल्डिंग कंपनी है, एस का मतलब सब्सिडियरी कंपनी। हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता है ये, आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। 5,000 इक्विटी शेयर्स एच लिमिटेड में है 5 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एस के कॉलम में है 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के कॉलम में दिया हुआ है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सारे एसेट्स में है। स्टॉक्स, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ध्यान से देखना है। एच लिमिटेड के कॉलम में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 8000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जब इन्वेस्ट किया था तब वो 8000 शेयर खरीदा था, ठीक है। एच लिमिटेड कौन है? एच लिमिटेड है बड़ी कंपनी, बड़ी मछली है, ठीक है, वो छोटी मछली को निगल ले रही है। सो यहाँ पे 8000 शेयर वो छोटी मछली का ले ली। कितने में ली? 1,25,000 में ली। वही तो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। एसेट में तो वही वैल्यू लिखते हैं, मार्केट में जो भी वैल्यू हो, लेकिन हम लोग एसेट में वही लिख रहे हैं जितना में अपने खरीदे हैं उसको। अभी तुम लाइबिलिटी साइड को अगर ऑब्जर्व करो तो लाइबिलिटी साइड में देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दिया हुआ है एस लिमिटेड के कॉलम में, 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 10,000 में से भैया 8,000 शेयर तो एच ने ले लिया, तो बचा कितना? 2,000 शेयर खाली एस के पास। तो ये समझ में आ रहा है कि एच जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रही है एस का, ठीक है, और वो बन गई है तुम्हारा होल्डिंग कंपनी एस के लिए, और एस बन गया सब्सिडियरी कंपनी एच का। एच लिमिटेड अक्वायर्ड इन एस लिमिटेड ऑन 1/1/2011। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रेफरेंस के लिए बाद में यूज़ करेंगे। व्हेन एस लिमिटेड हैड ₹25,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब 1/1/2011 में जिस दिन एच लिमिटेड ने शेयर को खरीदा, जब वो एस लिमिटेड का अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लिया, उस डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? 25,000 रुपया, ठीक है। इसका मतलब ये जो 25,000 एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट है, ये पूरी तरह से एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का है। इसमें एच लिमिटेड का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, मेरा कहने का ये मतलब है। क्योंकि जब एच लिमिटेड ने शेयर खरीदा, उसके बाद वो कंट्रोल करना शुरू किया, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ, वो प्रॉफिट एच का और एस का दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। लेकिन एच लिमिटेड के खरीदने के पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, उसमें पूरी तरह से कंट्रोल या पूरी तरह से जो शेयर है या फिर पूरी तरह से उसका जो क्रेडिट है, वो एच का नहीं है, खाली एस का होना चाहिए। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिसीजन मेकर होगा बाद में जाके। मैं दिखाता हूँ अभी। नो डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड इन 2011। You are required to prepare a consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited. Consolidated balance sheet का मतलब होता है दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के, H को और S को दोनों को मिला के हमें बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। मैं सोल्यूशन से शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है उसी को रेफर करता हूँ। हमारा काम यहाँ पे होगा ये 3 चीज़ को बनाना, ठीक है। क्या क्या हमारा काम होगा? टू प्रिपेयर कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट बी और कंट्रोल चार्ट सी। ये 3 चार्ट हमें बनाना है। कंट्रोल चार्ट ए क्या होता है? ये बैलेंस शीट, देखो यहाँ पे एक किताब में लिखा हुआ है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है। क्या है? हमें सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट को यूज़ करना है। क्यों करना है यूज़? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल प्रॉफिट, हमें कैलकुलेट करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब क्या है? जिस डेट में कंपनी ने शेयर खरीदा, किस डेट में खरीदा? 1/1/2011। तो इसका मतलब, और हमारा किताब कब क्लोज हो रहा है? देखो 31/12/2011। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ। हमने शेयर खरीदा 1/1/2011 में, और हमारा किताब हम लोग कब बंद कर रहे हैं, कब हम लोग किताब को क्लोज कर रहे हैं? 31/12/2011 में। मतलब हम लोग अपना
जो अकाउंटिंग डिटेल्स है, जो भी हिसाब है, वी आर कंप्लीटिंग ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड द परचेज ऑफ शेयर्स डेट इज़ 1st ऑफ जनवरी 2011। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है जिस दिन तुम शेयर खरीद रहे हो उस डेट में जो भी कंपनी का प्रॉफिट था वो खरीदने के बाद, शेयर खरीदने के बाद वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट में तो तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो इसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट का नाम देंगे, ठीक है। खरीदने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट का नाम कहलाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो मतलब कैपिटल प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या हो गया, बिफोर 1/1/2011 और ये आफ्टर 1/1/11, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन या फिर कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। सो कैपिटल प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ये नाम भी दे सकता हूँ, मैं उसे प्री एक्विजिशन भी कह सकता हूँ क्योंकि वो शेयर खरीदने के पहले का है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो कंट्रोल चार्ट बी में क्या करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है या फिर कैपिटल रिजर्व, और कंट्रोल चार्ट सी में हमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहला काम है हमारा टू सी द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कितना कंट्रोल कर रही है, 8000 शेयर खरीद के रखी है 10,000 में से, तो इसको अगर हम लोग रेशियो में लें तो समझ में आता है कि 4/5 शेयर जो है वो मेजॉरिटी का है, मेजॉरिटी है ना, और बाकी रिमेनिंग जो है वो माइनॉरिटी का है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं, हमारा सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहां देखो हम लोग कंट्रोल चार्ट ए बना रहे हैं। कंट्रोल चार्ट ए में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक है एच का और एक है एस का। ये एस का कॉलम है, याद रखना ये एस का कॉलम है, ठीक है। एस और अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो 20% शेयर जो एच ने नहीं खरीदा वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एस का अलग एक एग्जिस्टेंस अभी भी है जो हम लोग माइनॉरिटी के नाम से आगे से बोलेंगे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो वाला प्रॉफिट का बैलेंस जो 1/1/2011 के डेट में था, ठीक है। सो बैलेंस एज ऑन 1/1/11, ठीक है। बैलेंस एज ऑन 1/1/11 इस डेट में क्या प्रॉफिट का बैलेंस था, 25,000। इसका मतलब ये 25,000 जो है ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है या फिर इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अभी यहाँ पे वापस ये कैपिटल प्रॉफिट है तो इसका दो हिस्सा बनेगा। पहला हिस्सा जो 80% वाला है और दूसरा हिस्सा जो 20% वाला है, ठीक है। तो 25,000 को तुम डिवाइड करो, एक है इसमें और एक है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, 25,000 का 80% आप एच में डालो और 25,000 का 20% आप डालोगे माइनॉरिटी में जो कि एस वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग वापस जाते हैं बैलेंस शीट में क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है एस लिमिटेड का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी क्वेश्चन में बता रहा है कि 1 तारीख को उसका बैलेंस था 25,000, ठीक है, और 31/12/2011 में उसका बैलेंस है कितना, 40,000। इसका मतलब कि एक साल में 12 महीना में
12 महीना में, ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, एक साल में 25,000 से 40,000 बढ़ गया, मतलब 40,000 से अभी 40,000 है, और जब कंपनी शुरू वाले दिन में थी 1 जनवरी को, उस टाइम पे 25,000 था। इसका मतलब क्या है, 15,000 कंपनी ने इस साल कमाया। ये कब कमाया, आफ्टर शेयर एक्विजिशन, है ना, आफ्टर शेयर एक्विजिशन। तो शेयर खरीदने के पहले, बाद में ये 15,000 का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसे हम लोग कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो 15,000 मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये पॉइंट बी करके हम लोग लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो, एज पर बैलेंस शीट 40,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि ऊपर में बताया हुआ है वो है मेरा 25,000। तो दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं, वी आर गेटिंग 15,000। अब ये 15,000 में भी दोनों का हिस्सा होगा, एक है 80% वाले का और एक है 20% वाले का, दोनों में डिवाइड कर दो, ठीक है। बस हमारा काम यहीं तक था, ठीक है। ये पॉइंट नंबर ए और बी, ये है, ये दोनों पॉइंट याद रखो, ये प्रॉफिट से रिलेटेड है। बस अब हम लोग सी में आएंगे जो कि हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना था, वापस हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे एंड वी विल ऑब्जर्व, we will see that how much was our total capital. Our total capital was 1 lakh rupees, ठीक है। and this 1 lakh rupees में से 8,000 शेयर्स है ना, मतलब 80,000 का वैल्यू जो है वो 80,000 का जो वैल्यू है वो मेजॉरिटी ने खरीद लिया है। तो कितना बाकी रह गया, माइनॉरिटी के हाथ में 20,000, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल शेयर कैपिटल यहां लिखे, यहां से हम लोग माइनस किए कितना, 20,000 माइनॉरिटी वालों का शेयर, 20,000 माइनॉरिटी वालों का शेयर, उसे हम लोग यहां लिख दिए माइनॉरिटी वाला कॉलम में, ठीक है। बचा कितना मेरा 80,000, और ये 80,000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे इन कंट्रोल चार्ट बी, हम लोग आगे जाके एडजस्ट करेंगे। बस हमारा इतना ही बनाना था, हमारा इतना ही काम था। तो कंट्रोल चार्ट ए में हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को करना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट करना है। इसीलिए देखो माइनॉरिटी वाला ही टोटल हुआ है, ठीक है। सो माइनॉरिटी वाला प्री एक्विजिशन या कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी वाला पोस्ट एक्विजिशन एंड माइनॉरिटी वाला कैपिटल, तीनों को जोड़ोगे तो ये 28,000 मिल गया मेरे को माइनॉरिटी वाला। तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो माइनॉरिटी वाला अमाउंट आया, ये अमाउंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लोगों का हक है, इतना पैसा माइनॉरिटी शेयर होल्डर लोगों का है, ठीक है। सो ये 28,000 हम लोग बोल सकते हैं ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट मतलब हो गया कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इतना हक कंपनी में अभी भी है, टोटल 28,000 रुपीज़, ठीक है। इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। ये तीन चीज़ को मिला के ये अमाउंट बना मेरा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंट्रोल चार्ट बी में, ठीक है। कंट्रोल चार्ट बी में देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व हमें करना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक बार वापस क्वेश्चन में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखो साफ साफ देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो 8,000 शेयर का किया हुआ था उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है 1,25,000 रुपये में, 1,25,000 रुपीज़ में। सो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट जो है इस इन्वेस्टमेंट का, कितना में तुम खरीदा है, कॉस्ट क्या है उसका, तो वो मैं बता सकता हूँ। मेरे को उसका कॉस्ट पड़ा 1,25,000 रुपया, ठीक है। अच्छा,
तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल चार्ट बी में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,25,000, जो कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कितना रुपया में वो शेयर्स खरीदा गया है। ठीक है, इससे हम लोग माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड ओनली कैपिटल प्रॉफिट, बस जो कैपिटल प्रॉफिट कंपनी को जब वो अक्वायर की थी उस डेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था, जो हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेट किया, ये वाला वैल्यू, दिस अमाउंट, दिस 20,000। ठीक है, ये जो 20,000 है इसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंपनी ने जब खरीदा, जब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स को परचेज किया, उस टाइम पे 20,000 का जो ये अमाउंट है उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। और जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो तो मेरा 80,000 है ना। कैसे निकला, 8,000 शेयर इंटू 10। तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने बेसिकली ये वैल्यू को खरीदा इतने में, ये वैल्यू को खरीदा इतने में, तो वैल्यू उसने ज़्यादा दिया ना। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 1,00,000 रुपया 80,000 शेयर के लिए और 20,000 प्रॉफिट के लिए। दिस इज द अमाउंट दैट द कंपनी हैव एक्चुअली अक्वायर्ड, बट दे पेड ओनली 1,25,000. So this 1,25,000 is the cost of investment and 1 lakh is the value of investment. तो ये टोटल अगर हम लोग माइनस करें, देन वॉट एवर अमाउंट वी आर गेटिंग, ये हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर मेरा ये अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर गुडविल होगा, और अगर मेरा ये वाला अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर कैपिटल रिजर्व होगा। देखो साफ सा बात है, अगर तुम किसी कंपनी को खरीदते हो, 1 लाख का कंपनी है, उसे तुम 1,25,000 में खरीद रहे हो, तो तुम 25,000 ज़्यादा दिए हो ना। तो क्यों ज़्यादा दिए हो सकता है उसका रेप्यूटेशन है, हो सकता है कि उसका कस्टमर बेस अच्छा है, इसीलिए तुमको रेवेन्यू उससे आगे जाके अच्छा मिलेगा, हो सकता है उसका ब्रांड वैल्यू से तुम्हारा इमेज अच्छा हो जाएगा। सो ऑल दीज रीजंस आर देयर एंड दैट इज़ वाई यू हैव पेड मोर मनी देन इट्स वैल्यू। तो इसीलिए उसे हम लोग गुडविल का नाम देते हैं। ठीक है, सो जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं फेस वैल्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट से, वी विल गेट गुडविल का अमाउंट। एंड हियर वी आर डन विद आवर कंट्रोल चार्ट बी, बस। ठीक है, फाइनल जो हमें बनाना है वो है कंट्रोल चार्ट सी। तो चार्ट में ये 3 चार्ट बनाना है। कंट्रोल चार्ट सी इज़ वेरी सिंपल। इसमें हमें खाली जो भी हमारा बैलेंसेस है, बैलेंस शीट का, जो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि बैलेंस शीट का कोई भी एसेट या लाइबिलिटीज़ में कोई अंतर आ रहा है। देयर इज़ नो डिफरेंस हैपनिंग, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, नो डिविडेंड हैज़ बीन पेड, सो देयर आर नो चेंजेस हैपनिंग। सो जो भी बैलेंसेस है एच का और एस का, क्योंकि एच जब उसको खरीद ले रही है, ठीक है, तो वो एस का जो भी है अमाउंट वो एच का बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड बनाना है। तो यहाँ पे देखो हमारा लैंड का वैल्यू क्या है, 1,40,000। ठीक है, ये 1,40,000 हम लोग यहाँ पे हुबहू कॉपी करेंगे, 1,40,000, एंड लाइक दैट 1,50,000 फॉर बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग लिखना है, यहाँ लैंड लिखना है, लैंड बिल्डिंग लिख दिए, यहाँ पे 1,50,000, एंड लाइक दैट ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट दी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं आएगा और हमें खाली ये इस अमाउंट में ध्यान रखना है, बाकी सारे प्लस 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 हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या नहीं होगा, एक है इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक है शेयर कैपिटल नहीं होगा, और एक है पीएल अकाउंट में हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों का एंट्री नहीं करना है। हाँ, और इसका जब एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हमें ध्यान रखना है कि अमाउंट क्या होगा। एच लिमिटेड का जो अमाउंट हमारा पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसे लिख देना है, हुबहू कॉपी कर लेना है। ठीक है, हुबहू कॉपी कर लेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ठीक है, बट एस लिमिटेड का जो अमाउंट है ना वो वैसे नहीं लिख सकते हम लोग,
क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो जो 40,000 है प्रॉफिट, उसमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का डिफरेंस है। कैपिटल प्रॉफिट एक बार अगर रेवेन्यू प्रॉफिट से अलग हो गया ना, उसे वापस हम लोग रेवेन्यू में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट में एच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो 12,000 है, वी विल ओनली रिकॉर्ड दैट, दिस 12,000, दैट्स इट। इन सबको प्लस कर दो और हमारा कंट्रोल चार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो कंट्रोल चार्ट ए हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने बनाया कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और शेयर कैपिटल का दोनों में हिस्सा करना है। कंट्रोल चार्ट बी में हम लोगों ने क्या बनाया? गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। कंट्रोल चार्ट सी में हम लोगों ने क्या किया? जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं सबको प्लस करके लिखना है। खाली ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो होल्डिंग कंपनी है उसका पूरा प्रॉफिट आएगा एंड सब्सिडियरी कंपनी का खाली रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है, रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली। ठीक है, और कुछ नहीं, दैट्स इट, डन, वी आर डन विद दिस। हमारा कंट्रोल चार्ट सी बन गया। अभी हमको क्या करना है? फाइनल हमारा काम है, हमें ये बैलेंस शीट बनाना है। इसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दोनों कंपनी के अमाउंट्स को प्लस करके बनेगा। ठीक है, दोनों कंपनी के अमाउंट्स को प्लस करके बनाएगा। ये कैसे बनेगा? ये देखो, हम लोगों ने जो ऊपर में जो कंट्रोल चार्ट सी के हिसाब से जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखा था, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अमाउंट्स को तुम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बस डालते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जब बनाओगे ना, ये फॉर्मेट एक बार देख लेना है। जैसे ये 2,90,000, हाँ, जैसे इस अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे किताब में हमारा जो टैंजिबल एसेट्स के हिसाब से बनाया हुआ है। टैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? हमारा लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को मिला के। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है? 1 लाख प्लस 1 लाख, 40,000 प्लस 50,000, तो कितना हो गया? 2 लाख प्लस 90,000, तो 2,90,000 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बस उन सारे अमाउंट्स को प्लस करते रहेंगे। ठीक है, ये देखो, टैंजिबल एसेट्स हो गया, इनटैंजिबल मतलब हो गया ये हमारा गुडविल वाला अमाउंट है जो हम लोग जो कैलकुलेट किए थे ना कंट्रोल चार्ट बी में, वहाँ से मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है। हाँ, और हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला हम लोगों ने अभी किया था। ठीक है, 55,000 प्लस 12,000, बस ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे अमाउंट तो प्लस प्लस हैं और कुछ नहीं करना है। सारे अमाउंट्स मेरे हूबहू कॉपी होंगे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ही वही है कि जो भी अमाउंट है ना होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का, बस दोनों को जोड़ते जाओ। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट जो है, इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द अमाउंट्स इन आवर बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में हमारा कितना शेयर कैपिटल है, ये 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है फ्रॉम कंट्रोल चार्ट सी, फ्रॉम वेयर आर वी एक्चुअली टेकिंग, है ये हम लोगों ने वहाँ से लिया। उसी तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कहाँ से आया? हाँ, ये फ्रॉम कंट्रोल चार्ट ए। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ से आया? हाँ, ये जितने भी एसेट्स हैं, जैसे ये टैंजिबल एसेट्स का जो यहाँ पे बताया हुआ है, कहाँ से आया? ये लैंड है, बिल्डिंग है, टैंजिबल एसेट्स में ये टोटल 2,90,000 हो गया। देन इनटैंजिबल एसेट्स जो है वो कहाँ से आया? 25,000, वी गॉट इट फ्रॉम कंट्रोल चार्ट बी। इन्वेंट्रीज कहाँ से आया? जो भी एसेट्स हम लोग ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख रहे हैं वो सारे कंसोलिडेटेड अमाउंट फ्रॉम वेयर आर वी एक्चुअली गेटिंग एंड इन व्हाट अमाउंट।
इन सबको ही हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे अमाउंट्स को इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखना है।